Hello and welcome back, guys. Welcome back to the segment of IPL. वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। और एकदम शानदार सा आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता हुआ इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे। आज किसी की फेवरेट और किसी की ना फेवरेट टीम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक टीम वो है जिससे आईपीएल की ट्रॉफी शुरुआत हुई थी, और एक टीम जिनके पास वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में एक है। पहली है राजस्थान रॉयल्स और दूसरी है मुंबई इंडियंस। तो हम शुरुआत कर लेते हैं आज राजस्थान रॉयल्स के साथ। बिल्कुल। आई थिंक जी बहुत अच्छा इनका सफर स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ट्रॉफी के साथ इन्होंने अपना आईपीएल की जर्नी स्टार्ट की थी। इस सीजन में ऑक्शन के बाद इनकी टीम कैसी दिख रही है इस पर जल्दी स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ जो इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो इनका बैटिंग ऑर्डर है। काफी अच्छे इनके बैटिंग ऑर्डर है, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो जायसवाल हो, जुरेल हो, हेटमायर हो। आई थिंक काफी लंबी चौड़ी इन्होंने बैटिंग लाइनअप अपनी मेंटेन की है। इंस्पाइट ऑफ कि एक जमाने में आपके पास बटलर हुआ करते, संजू सैमसन आपने ट्रेड किया है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप मेंटेन करना आई थिंक मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया है। उसके अलावा दूसरी स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो इनके ऑलराउंडर्स, आई थिंक इन्होंने ऑक्शन में अच्छा काम किया था कि इन्होंने जडेजा और सैम करन को टीम में लेकर आए थे। बट चूंकि सैम करन रूल्ड आउट हो गए तो अब यहाँ पर जडेजा अकेले ही ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी पेस अटैक, बहुत अच्छा पेस अटैक इनका यहाँ पर है। चाहे वो संदीप शर्मा हो, नांद्रे बर्गर हो, जोफ्रा आर्चर हो, एडम मिलने हो, चाहे नई बॉल हो चाहे पुरानी बॉल हो, हर तरीके के बॉलर्स इनके पास अवेलेबल है। और ये बहुत अच्छा इनका स्ट्रेटेजी रह सकती है आईपीएल में कि आप किस तरह से ऑप्शंस के साथ अपने बॉलर्स को खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी इनकी यहाँ पर है, इंक्लूडिंग इनकी क्वालिटी ऑफ स्पिन। इनके पास जडेजा और बिश्नोई जैसे दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं और दोनों ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस लेकर आते हैं आईपीएल का। तो ये इनकी एक स्ट्रेंथ है। बाकी अगर फटाफट इनकी वीकनेस की बात कर ले, आई थिंक सबसे बड़ा माइलस्टोन, सबसे बड़ा झटका अगर हम बोले तो यहाँ पर सैम करन के रूप में इनको लग चुका है। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा के अलावा दूसरा और कोई ऑलराउंडर उस क्वालिटी का नहीं है, तो देखना रहेगा कि कैसे टीम परफॉर्म करती है आईपीएल में। दूसरी अगर हम बात करें इनके बैटिंग ऑर्डर में भी, आप ऊपर से नीचे तक देखें तो सारे यंगस्टर्स हैं। स्टार्टिंग में चाहे वो सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हो, उसके बाद ध्रुव जुरेल, रियान पराग। तो यहाँ पर काफी जिम्मेदारी रहेगी कि कौन उस चीज को लीड करता है, कौन बैटिंग ऑर्डर में रन को एंकर करता है। क्योंकि कोई भी ऐसा बैटिंग ऑर्डर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो पूरी इनिंग्स को खेले और एक टारगेट को सेट करे। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। ऑल्सो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमने बात की, जैसे पंजाब किंग्स में हमने बोला था कैप्टेंसी, यहाँ पर रियान पराग अगर कैप्टेंसी करते हैं तो वो बहुत यंग रहेंगे, उनको प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। तो देखना रहेगा ओवरऑल पूरी टीम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करती है। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस इनकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी क्या कहना चाहेंगे कुलदीप? आई थिंक निष्कर्ष आपने जो एक बात बोली है कि ऑलराउंडिंग कैपेबिलिटी के बारे में जडेजा और को लेके आए, ऑक्शन के पहले लेके आए, सैम करन को ऑक्शन के पहले लेके आए। वहां पे उन्होंने सोचा था कि हम एक अच्छा कोर बनाएंगे, ऑलराउंडिंग कोर बनाएंगे, बट फिर ऑक्शन में उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। आप केवल दो प्लेयर के भरोसे जाएंगे, ये आई थिंक ऑक्शन थोड़ा सा खराब रहा। मैं रेट करूंगा राजस्थान का ऑक्शन थोड़ा काफी खराब रहा। बाकी अगर प्लेइंग 11 की जो बात की कि स्टार्टिंग जो 11 बनेगी, तो एक वही सिमिलर पैटर्न हमेशा राजस्थान का रहा है। यंगस्टर्स पे काफी बिलीव करते हैं, स्पेशली इंडियन यंगस्टर बिलीव करते हैं। उसका प्राइम एग्जांपल है कप्तानी देना रियान पराग को। जबकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो आईपीएल में अच्छी कप्तानी कर चुके और कर सकते थे, हालांकि मैनेजमेंट का डिसीजन है वो। और अगर आपको 12 की बात किया तो जायसवाल और सूर्यवंशी ओपन करेंगे। नंबर 3 पे शिमरन हेटमायर, एक बार फिर से वो तीन लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स के साथ। उसके बाद नंबर 4 पे कप्तान पराग, फिर ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैट्समैन, उसके बाद रविंद्र जडेजा। और क्योंकि अब सैम करन बाहर हो चुके हैं तो डोनोवन फरेरा, मैंने पिछले वीडियो में राजस्थान के बारे में जो उन्होंने बात किया तो बोला भी था, डोनोवन फरेरा एक की प्लेयर होने वाले हैं राजस्थान के लिए। और आई थिंक वो स्टार्टिंग 11 में भी फीचर करेंगे। उसके बाद है जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई बॉलिंग में, और तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आई थिंक आंद्रे बर्गर इनका 4th ओवरसीज प्लेयर एंड इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आएगा। बाकी कुलदीप और निष्कर्ष की अगर बात को आगे लेके बढ़े तो एक ओवरऑल ऑन पेपर एक काफी यंग टीम दिख रही है। एक्सपीरियंस की ऑब्वियसली कमी है, और मतलब ये इशू रहेगा तो मेरे को लगता है काफी डिफिकल्टी होगी टीम को, स्पेशली अगर पहले 2-3 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे संभालने के लिए आपके पास लोग तो हैं, जैसे हेटमायर संभाल सकते हैं, जडेजा संभाल सकते हैं। बट अगर हेटमायर भी जल्दी आउट हो जाते हैं, ध्रुव जुरेल भी जल्दी आउट हो जाता है, तो आपके पास एक पेसी जो नीचे लोग होते हैं ना, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी आपको खेल के देंगे, वो एक थोड़ा सा सैम करन अगर होते तो शायद वो ज्यादा स्ट्रांग लगता। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा तो दिक्कत होगी। और सेकंड वही अगर ओपनिंग भी कोलैप्स होता है तो मतलब एक थोड़ा सा वाइस वर्सा वाली चीज रहेगी। पूरी टीम को मतलब एक
उस पे नहीं खेलना है कि मैं अकेला भरूं, जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था, सूर्यवंशी बस अकेले एक दो मैच खेले, अच्छा, यशस्वी भी एक दो मैच अच्छे खेले, अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, तो वो एक दिक्कत थी। और स्पेशली अगर बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग एक डिसेंट है। आई मीन इतनी कोई बिल्कुल सुपीरियर बॉलिंग भी नहीं, आपके पास रवि बिश्नोई है, हालांकि आपके पास काफी अच्छा पिक था वो ऑक्शन के अंदर, आई थिंक उनको अगर अच्छे तरीके से यूज करें तो वो बहुत जरूर काम आएगा। बिल्कुल। बाकी अब अगली टीम के लिए बढ़ लेते हैं जिनका ऑक्शन ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं, सबसे मोस्ट स्टेबल टीम की हम बात करने वाले हैं, मुंबई इंडियंस, जो 5 टाइम विनर है, क्या पता इस बार 6 कर ले। बाकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस से। आई थिंक यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलने वाली है। जिस तरह की टीम इन्होंने बनाई है, आई थिंक जो बीच में कुछ 2-3 साल में देखने को मिले जब टीम का डेवलपमेंट हो रहा था, आई थिंक उस डेवलपमेंट को आई थिंक अब इस ऑक्शन के बाद ही पूरा कर चुके हैं। अच्छी टीम लग रही है। बैटिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो खतरनाक बैटिंग है आई थिंक। चाहे रोहित शर्मा हो, क्विंटन डिकॉक को ये लेके आ रहा है, आई थिंक और सुपीरियर हो गए क्विंटन डिकॉक के एड ऑन से। अब इनके पास रायन रिकल्टन के अलावा डिकॉक का भी ऑप्शन है। उसके अलावा तिलक वर्मा, सूर्य यादव, हार्दिक पांड्या, शर्मेंद्र रदरफोर्ड, चाहे विल जैक्स, नमन धीर, बहुत सारे प्लेयर आए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आई थिंक बहुत डेप्थ में इनके पास बैटिंग है, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे फिनिशिंग हो, कोई भी दिक्कत उसमें है नहीं। ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं हार्दिक पांड्या के रूप में, और अदर्स भी बहुत सारे, चाहे विल जैक्स हो। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग में भी बहुत अच्छी डेप्थ है। आई थिंक बेस्ट ही हमारे बुम बुम बुमराह, उनके साथ बोल्ट, आई थिंक खतरनाक इनकी जोड़ी है। उसके बाद इनके पास दीपक चहर भी है, वानखेड़े में बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उनको मदद भी मिलती है उस पिच पे। उसके अलावा इनके पास बैकअप के रूप में फिर शार्दुल ठाकुर भी हैं, और स्पिन में भी इनके पास मिचेल सेंटनर है, चाहे गजनफर हो, आई थिंक इनक्रेडिबल इनकी टीम है। उसके बाद मयंक मार्कंडे को भी लेकर आ गए, आई थिंक कोई भी कमी इनके पास नहीं है। वीकनेस की हम बात कर लें, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज है निकालने, कोई वीकनेस है या नहीं। वीकनेस जो मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ा बहुत, अगर आप देखें तो इनके ओपनिंग में रोहित शर्मा की तरफ से हो सकती है, क्योंकि आईपीएल के बाद से कंटिन्यूस सब खेले नहीं है T20, तो किस तरह का फॉर्म रह सकता है ये देखना रहेगा आईपीएल में, क्योंकि एक बार आप क्रिकेट से हट जाते हैं तो वो एक काइंड ऑफ डाउट रहता है कि आप किस तरह से वापसी करते हैं, तो वो एक वीकनेस है, किस तरह से ओपनिंग करते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म हमने देखा था वर्ल्ड कप में, बहुत डाइसी उनका फॉर्म रहा था। स्पेशली अगर हम लास्ट के मैचेस की हम बात करें, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, चाहे वो सेमीफाइनल में हो, चाहे वो फाइनल में हो, वो रिलायबिलिटी, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विद गुड स्ट्राइक रेट, आई थिंक वो देखने को नहीं मिली है। तो वो नजरें रहेंगी कैसे वो मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो दीपक चहर, अगर आप सारा वर्कलोड बुमराह और बोल्ट के ऊपर अगर आप डाल देंगे तो दीपक चहर की परफॉर्मेंस, आप चाहे लास्ट मैच की भी देखें, लास्ट उसके आईपीएल की भी, तो 11 विकेट लिए थे 14 मैचेस में, उसके बाद 900 ऊपर का इनका इकोनॉमी था, तो आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी। सिमिलर विद अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर जो इनके बैकअप में, उनका भी स्टेट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, लास्ट के 2-3 साल उनके डिप देखें परफॉर्मेंस में, तो वो भी एक इशू है। और अगर आप देखें तो बुमराह को भी आई थिंक सारे मैचेस में भी ना खेलने को मिले, वर्कलोड मैनेजमेंट का उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। तो ये देखना रहेगा कि हमें किस तरह से बॉलिंग को चार्जअप करती है, कैसे बॉलर्स को खिलाते हैं, कैसे किस इनिंग में किस प्लेयर को ज्यादा जिम्मेदारी देती है, तो ये वीकनेस बाकी दिखाई दे रहा है। बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी एक दिक्कत है, वो दिक्कत मतलब वो पता चलेगा मैचेस के बाद कि अंपायर को कितने लेके आए, मतलब अंपायर खरीदे कि नहीं खरीदे। भाई टीम तो ठीक है, टीम में खरीदे ना खरीदे, अंपायर खरीदने जरूरी भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। नितिन मेमन साहब होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर बाकी बात की जाए इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ होगी इम्पैक्ट प्लेयर के साथ, मैं जब ये देख रहा था, हम लोग बात कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे, तो इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अच्छा स्ट्रांग है। मतलब किसको खिलाओगे किसको नहीं खिलाओगे, इनके लिए भी तो आई थिंक ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस साल आईपीएल में दिखने वाली है। ओपनिंग में रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक को हम लोगों ने अभी रखा है, एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। फिर नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव। निष्कर्ष ने बोला सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा नहीं है, बट वो इंडिया के लिए एज अ कैप्टन, यहाँ पे वो कप्तान नहीं है, और आईपीएल में भैया उनको जानते हैं आप, वो कुछ मतलब नहीं, खाली आके वो स्कूप चलाएंगे बस। तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव डेंजरस बैट्समैन होने वाले हैं। फिर हार्दिक पांड्या, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। उसके बाद हमने शर्फिन रदरफोर्ड को रखा है और विल जैक्स, दोनों को रखा है। क्यों, उसके आगे मैं रीजन बोलूंगा, इसके पीछे का कारण क्यों है। बाकी बॉलिंग में बात की जाए तो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और मयंक मार्कंडे। और अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर, अगर जरूरत पड़ेगी बैटिंग में और डेप्थ लाने की, अगर विकेटें गिरती हैं जल्दी, तो नमन धीर भी आ सकते हैं। अभी ये तो ठीक है 12 परफेक्ट हो गए, बट अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉर्बिन बोश है जो रिप्लेस कर सकते हैं विल जैक्स को, जहां पे पेसी विकेट रही। उसके बाद आपके पास डिकॉक का रिप्लेसमेंट रैन डिकल्टन भी है। स्पिन में आपके पास दो बेहतरीन स्पिनर हैं, मिचेल सेटनर, अल्लाह गजनफर। अगर कहीं पे ऐसा होगा कि
आपको टर्निंग ट्रैक पे खेलना है, आपको चेन्नई में खेलना है, आपको कोलकाता में खेलना है, वहां पे आप विल जैक्स की जगह एक क्वालिटी स्पिनर को भी खिला सकते तो, क्योंकि ये टीम मुंबई में 8 मैचेस मुंबई खेलने वाली बात जहां पे उतनी स्पिन होती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सेंटनर और गजनफर को नहीं रखा। ये मेरा मेन रीजन था। और विल जैक्स का फॉर्म एज एन स्पिनर इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा था। हर मैचेस में उन्होंने 2-3 विकेट लिए हैं इन कंडीशन पे, इंडियन कंडीशन पे, लंकन कंडीशन में। तो आई थिंक वो काम कर सकते हैं। और क्योंकि मुंबई में इतना डी हुआ था, इतना स्पिनर को मौका मतलब मदद नहीं मिलती है, इसलिए सैटनर और गजनफर को नहीं रखा। बाकी जहां पे भी टर्निंग ट्रैक होगी वहां पे आई थिंक सैटनर और गजनफर खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जैसा निष्कर्ष ने भी कहा कि अगर ऑन पेपर या देखें या ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस नहीं है। लास्ट में भी अगर मेरे को ऐसा लगता है छोटी मोटी गलतियां अगर और सुधार ले तो ये फाइनल पहुंच रही टीम। मतलब जैसे हम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में बोल रहे थे, वैसे इस बार मुंबई इंडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है ये फाइनल पहुंचेगी टीम। हालांकि टीम में कोई कमी नहीं। हाँ, जो मेन कंसर्न निष्कर्ष ने बताया कि जो है ओपनिंग पेयर बहुत टाइम से डिकॉक भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं, रोहित शर्मा तो खेल नहीं रहे T20, तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट है। बाकी मिडिल ऑर्डर में कोई इशू नहीं है, लोअर मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल कोई इशू नहीं, और बॉलिंग तो वर्ल्ड के आपके पास टॉप बॉलर्स हैं, तो वो चीजें हैं। आई थिंक थोड़ी कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों नीचे खेलेंगे हार्दिक पांड्या के, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी कैसा रहता है। तो वो बस ईगो क्लैशेस ना हो, आई थिंक उसके अलावा तो काफी बढ़िया टीम है। बाकी अब मेन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले रैंकिंग की, जो आप सब भी बिल्कुल लगातार डाल रहे हैं। आई थिंक अगर आप नहीं डाल रहे तो आपको बताओ गिव अवे है 28 तारीख से पहले। जो भी आपकी टीम सबसे बेस्ट निकलेगी, आईपीएल खत्म होने के बाद हम लोग 3 गिव अवे करने वाले हैं। बाकी आज की हम लोग रैंकिंग की बात कर ले। निष्कर्ष, आरआर और एमआई क्या रैंक पे होंगी? आई थिंक एमआई को मैं नंबर 1 रेट करूंगा और इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आरआर की बात करूं तो मैं इनको नंबर 8 पर रखूंगा। आई थिंक भाई पहली बार ऐसा होगा कि किसी टीम को लेके हम तीनों सेम पेज में रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी टीम को लेके हम लोग सेम पेज में रहे, बट मुंबई को लेके आई थिंक हम लग रहा है कि तीनों लोग सेम पेज पे हैं तीनों। ये आई थिंक 1 नंबर पे रखेंगे, तो मैं मुंबई को नंबर 1 पे रखूंगा और राजस्थान को नंबर 9 पे रख रहा हूं मैं। ओके, और मैं भी मुंबई को नंबर 1 रखूंगा जिस हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ है। अब 10वें में तो किसी को रखना नहीं चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है कि आरआर शायद अच्छा ना करे, तो मैं आरआर को 10वें पे रखना चाहूंगा। सॉरी गाइस जिनको भी हर्ट हुआ है, बट आप अपने लिए जरूर बताइएगा और बताइएगा किस तरीके से क्या हो सकता है। बाकी ये थी हम लोगों की एनालिसिस एमआई और आरआर को लेके। हम लोग काफी एक्साइटेड है गाइस, सारे आईपीएल के मैचेस के रिव्यू प्रीव्यू आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग फॉलो कर लीजिए गेम एंड गैब चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।